Hello students, I am Dr. Anurag Srivastav and we are meeting again for the subject of quantitative techniques for managers in MBA second semester. So, we have been discussing this subject for last few sessions, quantitative techniques for managers, which majorly covers the topics of related to operations research. Operations research which is a major mathematical tool we can say, or quantitative tool that is used quite often in businesses to aid managerial decisions. So, right now we have completed first unit of this subject and we will be starting with the second unit in this session. The second unit has or it consists of one of the most important models in operations research, and that is linear programming. So, as I already told you earlier also, पहले भी मैंने आपको जो बताया हुआ है कि हम लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कई सारे अलग अलग मॉडल्स पढ़ेंगे और एक पर्टिकुलर मॉडल हम लोग डिसीजन थ्योरी के बारे में पहले बात कर चुके हैं, विच वाज इन द फर्स्ट यूनिट. नाउ इन द सेकेंड यूनिट वी हैव टू इम्पॉर्टेंट मॉडल्स, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन मॉडल. इसी तरह से बाकी हर यूनिट में हम लोग दो मॉडल्स कवर करते रहेंगे. लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ बाई फार द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉडल अंडर ऑपरेशंस रिसर्च. ऑपरेशंस रिसर्च में उसको समझने के लिए अगर लीनियर प्रोग्रामिंग आपको अच्छे से समझ में आ गया तो समझ लीजिए आधी ऑपरेशंस रिसर्च में तो यही है, और कई सारे मॉडल्स ऐसे हैं विच आर डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग. इन शॉर्ट एलपी. तो कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल से सॉल्व होती हैं, जिनको हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलेंगे, इन शॉर्ट एलपीपी बोलेंगे. तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मॉडल है. इसको डेवलप करके और मॉडल्स बनते हैं. जो ट्रांसपोर्टेशन मॉडल वी विल बी स्टडिंग आफ्टर दिस, इट कम्स, इट इज़ यू कैन से अ मॉडिफिकेशन ऑफ द लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल. उसके बाद हम लोग असाइनमेंट मॉडल पढ़ेंगे, जो कि लीनियर प्रोग्रामिंग के बाद ट्रांसपोर्टेशन को भी मॉडिफाई करके असाइनमेंट मॉडल बनाया जाता है. हम लोग गेम थ्योरी भी पढ़ेंगे. गेम थ्योरी में भी कई सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जहाँ पर कि लीनियर प्रोग्रामिंग का यूज़ करके ही हम उसको सॉल्व करते हैं. इसी तरीके से इन दी purview of operations research there are several other models like non-linear programming, like integer programming, like goal programming. तो वो सारी चीज़ें इसी से डेवलप होती हैं. दे आर मच मोर कॉम्प्लेक्स दैन दीज एंड दे आर नॉट एक्चुअली इन आवर सिलेबस ऑल्सो. लेकिन हमारे जो भी चीज़ें लीनियर प्रोग्रामिंग में हैं उनको ही डेवलप करके फिर वो भी मॉडल्स क्रिएट किए जाते हैं थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, और भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, और भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस को लेने के लिए. जो हम इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेंगे, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने के लिए इन सारे मॉडल्स का यूज़ किया जाता है. लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल का एक एडवांटेज ये है कि इट इज़ अ जनरल पर्पस मॉडल. तो करीब करीब हर सिचुएशन में इसको यूज़ किया जा सकता है. बस एक चीज़ ध्यान रहनी चाहिए कि लीनियर सिचुएशंस होनी चाहिए, लीनियर वेरिएबल्स होने चाहिए, नॉन लीनियर वेरिएबल्स नहीं हो सकते हैं. इसका भी मतलब थोड़ा सा अभी हम लोग आगे समझेंगे. तो अगले कुछ सेशंस में वी विल बी टॉकिंग अबाउट लीनियर प्रोग्रामिंग. आज के सेशन में अभी हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे कि ये है क्या और इसमें किस तरह की प्रॉब्लम्स हम लोग हैंडल करते हैं और किस तरह से आगे प्रोसीड करते हैं. देन वी विल ग्रेजुअली मूव ऑन विद दी solving problems also and how we go about that also. Programming you can say is another term for planning. तो प्रोग्राम करना, प्रोग्राम जैसे प्रोग्राम टर्म कंप्यूटर्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है. कंप्यूटर्स को अगर आपको ये बताना है स्टेप बाय स्टेप कुछ भी काम करने के लिए, तो यू विल हैव टू राइट अ प्रोग्राम. तो प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होंगे और उन इंस्ट्रक्शंस को स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर फॉलो करता रहेगा और कोई भी चीज़, कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव है उसको वो या कोई आउटपुट है वो अचीव हो जाएगा. तो स्टेप बाय स्टेप जो प्लान्स हम बना रहे हैं वही यहाँ पर हम लोग उसी सेंस में प्रोग्रामिंग टर्म को यूज़ करते हैं. ये जो टर्म है, जो मॉडल है, इसमें दो टर्म्स हैं, लीनियर और प्रोग्रामिंग. तो दोनों को अलग अलग समझना ज़रूरी है. तो प्रोग्रामिंग का मतलब तो प्लान हो गया. तो प्लान हो सकता है कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का जो है उसे अचीव करने का, उसके लिए प्लान होगा. और स्टेप बाय स्टेप होता है जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम होता है. तो वैसे ही यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखने वाली जो है, ज़रूरी है समझने वाली, वो ये है ऑपरेशंस रिसर्च में ही, ऑपरेशन रिसर्च में इन जनरल कई सारे मॉडल्स हैं जिनमें कि क्या होगा, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग मैंने आपको बताया कि लीनियर प्रोग्रामिंग पे ही आगे की कई कई सारे मॉडल्स बेस्ड भी हैं.
तो यहाँ हम लोग मैथ्स का यूज़ करने का या किसी भी एक पर्टिकुलर रिज़ल्ट पे पहुँचने के लिए कोई फॉर्मूले ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। हम लोग कुछ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स यूज़ करते हैं। डिसीजंस लेने में हम स्टेप बाय स्टेप जो इन्फॉर्मेशन है उसको एनालाइज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी स्टेप बाय स्टेप कैसे एनालाइज़ करना है वो है देखा जाता है। तो देयर विल बी सेवरल स्टेप्स which we will keep on performing until we reach the optimal decision। ये तरीका होता है, एक जनरल तरीका होता है एलपीपी में या ऑपरेशंस रिसर्च में भी सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए। तो हम एक इनिशियल पोजीशन से शुरू करते हैं और उसके बाद कई सारे स्टेप्स परफॉर्म करते हैं, सीक्वेंशियली परफॉर्म करते हैं, उससे बेटर कुछ पाते हैं, फिर उसे देखते हैं, उसे एग्जामिन करते हैं, फिर हमें अगर ज़रूरत हो तो दोबारा से वो स्टेप्स परफॉर्म किए जाएंगे और इस तरह से प्रोसीड करते हुए हम बेटर और बेटर सोल्यूशन की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो ये जो आस्पेक्ट है, ये जो स्टेप वाइज सोल्यूशन प्रॉब्लम्स का है तरीका करने का ऑपरेशन रिसर्च में और लीनियर प्रोग्रामिंग में, ये कुछ हद तक चीज़ों को आसान भी कर देता है, कुछ हद तक मुश्किल भी कर देता है। आसान इस सेंस में कि यहाँ पर हमारे पास ज़्यादा कुछ फॉर्मूले नहीं है रटने के लिए, तो एज अ स्टूडेंट इट बिकम्स यू कैन से ईजियर। लेकिन मुश्किल ये है कि हमारे पास फॉर्मूले नहीं होंगे, हमारे पास कई सारे स्टेप्स होंगे और वो स्टेप्स किस तरह से सॉल्व करने हैं, किस तरह से परफॉर्म करने हैं, उसकी एक तरह से एक हमारे पास पूरा प्रोग्राम या एल्गोरिदम होगा, कुछ रूल्स होंगे, कैसे कौन सा स्टेप कब फॉलो करेगा, कब कौन सा स्टेप करना है, क्या चेक करना है, किस की बेसिस पर नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रैक्टिस में होनी चाहिए, तभी हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। खैर, ये तो आगे की चीज़ें हैं, अभी इसको थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं कि लीनियर प्रोग्रामिंग है क्या। तो प्रोग्रामिंग इज़ अनदर टर्म फॉर प्लानिंग। इन लीनियर प्रोग्रामिंग, इन शॉर्ट LP, we study about planning and allocation of resources, planning and allocation of resources। if you remember, शुरुआत में जब हम लोगों ने ऑपरेशंस रिसर्च के बारे में बात की थी, मैंने आपसे बताया था कि ऑपरेशंस रिसर्च और मैनेजमेंट, इनकी डेफिनेशंस काफ़ी सिमिलर हैं। मैनेजमेंट की का पर्पस क्या है? मैनेजमेंट का पर्पस बेसिकली यही है कि कुछ ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को कैसे हम ऑप्टिमली यूटिलाइज करके ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकें, और इसी में ऑपरेशंस रिसर्च हमको मदद देता है, मदद करता है। जितने भी मॉडल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल भी जो है वो क्या कर रहा है, कैसे रिसोर्सेज को प्लान करें, कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करें। So we will be having several resources, we will be having several applications of those resources, several alternative uses of those resources। कुछ रिसोर्सेज हैं उनको दो चार तरीके से, अलग अलग तरीके से यूज़ किया जा सकता है। तो कहाँ पे यूज़ करें, कहाँ पे ना करें, और कहाँ पे कितना रिसोर्स यूज़ करें, ये सारी प्लानिंग जो है वो उसमें लीनियर प्रोग्रामिंग का जो मॉडल है वो हमको मदद करता है। द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कौन कौन से रिसोर्सेज हैं एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशंस के पास, बेसिकली यू कैन से मैन, मशीन, मटेरियल्स, ये सारे रिसोर्सेज हैं। इट इज़ नेसेसरी ऑब्वियसली बिकॉज दे आर लिमिटेड इन सप्लाई। तो सबके ऊपर कुछ ना कुछ लिमिट लगी हुई, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स लगे हुए हैं। LPP में अगेन इन पर्टिकुलर और OR में इन जनरल कॉन्स्ट्रेंट्स और ऑब्जेक्टिव्स, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट में ऑब्जेक्टिव्स और रिसोर्सेज फॉर अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या रिसोर्स हैं, और उन रिसोर्सेज के ऊपर क्या रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस या क्या कॉन्स्ट्रेंट्स लगे हुए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैनेजमेंट में हम लोग OR में भी इसको लेकर के हम लोग चलेंगे। तो LP एम्स टू आंसर द क्वेश्चन हाउ टू एलोकेट द रिसोर्सेज दैट आर लिमिटेड इन सप्लाई, द स्केर्स रिसोर्सेज, हाउ टू एलोकेट देम। कॉन्स्ट्रेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा था, ये कुछ एक टर्म्स हैं जिनको बिल्कुल रटा होना चाहिए, एक तरह से बिल्कुल हमारे टिप्स पे होने चाहिए कि ये टर्म्स और क्लैरिटी होनी चाहिए कि इनका मतलब क्या है। कॉन्स्ट्रेंट्स, constraints on the utilization of resources can also be expressed as linear equations or linear inequations। इक्वेशन उसे कहते हैं, सिंपल डेफिनेशन इक्वेशन की क्या मतलब है? इक्वेशन वो है जिसके बीच में एक इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पर कोई चीज़ है, राइट हैंड साइड पे कोई चीज़ है, और बीच में अगर इक्वलिटी का साइन लगा हुआ है तो ये है एक इक्वेशन। और इनइक्वेशन क्या है? अगर बीच में एक लेस देन का साइन लगा हुआ है, या सॉरी ग्रेटर देन का साइन लगा हुआ है, या लेस देन का साइन लगा हुआ है, या ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, या लेस देन और इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो ये चारों चीज़ जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रही हैं
इनइक्वेशंस को। तो नॉर्मली क्या होगा, कॉन्स्ट्रेंट का मतलब क्या है? कॉन्स्ट्रेंट दो तरह के हो सकते हैं कि हमें कोई चीज़ बनाना है, कोई चीज़ प्रोड्यूस करना है। सपोज़ लेबर आवर्स की बात हो रही है, तो लेबर आवर्स हमारे पास एक हफ्ते में हमारे पास 100 लेबर आवर्स अवेलेबल हैं। तो वो चीज़ बनाने में हम 100 से ज़्यादा लेबर आवर्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कि जो भी जैसे भी हम यूज़ कर रहे हैं, इट इज़ हैज़ टू बी लेस देन और इक्वल टू 100। या कभी कभी कॉन्स्टेंट ये हो सकता है कि हमारे पास कुछ पैसा है, सपोज़ जैसे हम मंथली बजट बना रहे हैं, वहाँ पर लीनियर प्रोग्रामिंग का और ओआर का काफ़ी यूज़ हो सकता है। तो मंथली बजट बना रहे हैं, आपको मिनिमम कुछ ना कुछ तो चीज़ें चाहिए ही चाहिए। कोई चीज़ कोई न्यूट्रिशियस फूड बनाया जा रहा है कि या न्यूट्रिशियस सप्लीमेंट कोई बनाया जा रहा है, तो उसमें कितना प्रोटीन मिनिमम होना ही चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट मिनिमम होना ही चाहिए। तो मिनिमम कितना होना चाहिए वो अगर कहा जा रहा है, तो वहाँ पर हम लोग ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला जो कॉन्स्टेंट है वो यूज़ करते हैं कि भाई कम से कम तो इतना चाहिए। तो जितनी क्वांटिटी चाहिए वो इधर मेंशन हुआ, और जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उससे ज़्यादा तो होना ही चाहिए, कम नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग सिचुएशंस में कॉन्स्टेंट्स बनाते हैं। इक्वेशंस के थ्रू भी कभी कभी हो सकता है, ज़्यादातर लेकिन हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग में और ओआर में इनइक्वालिटीज़ का यूज़ करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है लीनियर। नाउ द कमिंग टू, हमने प्रोग्रामिंग का मतलब तो समझ लिया, दूसरा जो टर्म है वो लीनियर है। और लीनियर टर्म इसलिए यूज़ किया रहा है कि यहाँ पर जब भी हम, चाहे जो हमारे कॉन्स्टेंट्स होंगे, चाहे हमारे ऑब्जेक्टिव जो रिप्रेजेंट करने वाला जो भी कुछ फंक्शन होगा, वो हमेशा लीनियर होगा। लीनियर जो टर्म है ये लाइन से बना, लाइन थोड़ा सा बस हमें पता होना चाहिए, याद ध्यान अगर कर लें, जो हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और लाइंस के बारे में कभी पढ़ा होगा, कि लाइन की जो इक्वेशन होती है वो एक लीनियर इक्वेशन होती है, उसी से ये टर्म बन रहा है। तो उसकी खास बात क्या है? उसकी खास बात ये है कि अगर हम कोई लाइन की इक्वेशन लिख रहे हैं, सो ए एक्स प्लस बी वाई इज़ इक्वल टू सी। x एक वेरिएबल हो गया, y एक वेरिएबल हो गया, x आपका x कोऑर्डिनेट हो गया, y कोऑर्डिनेट हो गया, x एक्सिस पे हो गया, y एक्सिस पे हो गया। ज़रूरी चीज़ क्या है कि इसका जो पावर है ये 1 है, y का भी पावर 1 है। लीनियर इक्वेशंस के केस में जो वेरिएबल्स हैं x और y, या उससे ज़्यादा भी वेरिएबल अगर हैं, जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, उनकी पावर 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो कभी भी हमको इस तरह की इक्वेशन नहीं मिलेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर या बी ए एक्स 1 स्क्वायर प्लस बी एक्स 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0 या कुछ भी 5 4 जो भी ग्रेटर देन इक्वल टू, पावर 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं होगी। ये एक ज़रूरी चीज़ है, ये एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है। जब नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग, मैंने अभी नाम लिया था, नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग अगर होती है वहाँ पर पावर्स चेंज हो सकती हैं। ऑब्वियस सी बात है, मे बी आप लोग को अलजेब्रा तो वैसे भी हो सकता है मुश्किल लगती हो, लेकिन सीधी बात तो ये हम समझ सकते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है फिर भी इससे कम खतरनाक है। तो हमें खतरनाक कम से कम इक्वेशंस का सामना लीनियर प्रोग्रामिंग में करना नहीं पड़ेगा। दैट मेक्स इट स्लाइटली ईजियर देन सम अदर मॉडल्स। तो लेकिन ये लीनियर और प्रोग्रामिंग, इन दोनों चीज़ों का मतलब ये यहाँ पर है। तो constraints on the utilization of resources will be expressed in as linear equations or linear inequalities. This gives us a linear programming problem. The term linear means a relationship of proportionality. तो proportional relation होगी, और उसमें जो है to the power 2 3 4 ये सारी चीज़ें नहीं हो रही हैं। ये एक फ़ायदा यहाँ पर है। The origin of this linear programming approach, it can be traced to the early 1920s when the celebrated economist Leontief discovered the input-output model. तब से इसको यूज़ किया जाना शुरू किया गया। हालांकि the more recent advantages can be traced to 1947, around the year 1947। मैंने वैसे भी आपको बताया था OR के ओरिजिन के बारे में हम बात कर रहे थे कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ड्यूरिंग द 1940s, उसमें यहाँ पर ऑपरेशन रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ उस टाइम पे हुई थी। तो उसके तुरंत बाद 1947 में सिम्प्लेक्स मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज दैंत्ज़िग। सिम्प्लेक्स मेथड वाज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज दैंत्ज़िग, और ये जैसा कि नाम है इसका सिम्प्लेक्स, तो
पूरी तरह से नाम पे नहीं जाना है हमको, सिंपल नहीं है इतना, लेकिन फिर भी जो पहले हम लोग तरीके यूज़ करते थे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के, उनको ये सिंप्लीफाई थोड़ा कर देता है, और इसे जॉर्ज ज़ैंजिग ने डिस्कवर किया था इन 1947। तो जब ये थोड़ा सा सिंपल हो गया कंपेरेटिवली दैन अर्लियर, तो उससे इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाने लगा। और वैसे भी सोशल साइंसेज, जिसमें से मैनेजमेंट एक हम लोग पढ़ रहे हैं, वहाँ पर हम लोग सिंपल चीज़ों को ज़्यादा, कम से कम मैथमेटिकल चीज़ें अगर तो जितनी सिंपल हों वो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो हम लोग फॉलो ज़्यादा करते हैं। तो सिंपल हो गया तो उससे ज़्यादा ग्रोथ और इसका इस्तेमाल बिजनेस में ज़्यादा होने लगा। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ध्यान में रखनी होंगी एलपीपी की या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। द ऑब्जेक्टिव दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव इज़ जनरली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और कॉस्ट मिनिमाइजेशन। तो ये दो में से एक काम हमें, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैंने ये बात पहले भी आपसे एक हम लोग बात किए थे, ओआर के बारे में बात कर रहे थे, ओआर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशंस का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है या मेन ऑब्जेक्टिव जो भी है, वाई डू दे एग्जिस्ट फॉर मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट्स। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ही एक तरह से जो दूसरा नाम है दैट इज़ कॉस्ट मिनिमाइजेशन। या तो हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बोल लें या कॉस्ट मिनिमाइजेशन बोल लें। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने का एक, वो अचीव करने का एक तरीका ये हो सकता है कि हम कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर लें। कॉस्ट मिनिमाइज होगी तो प्रॉफिट उससे अपने आप ही ज़्यादा हमको मिलेगा। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन सप्लाई। लीनियरिटी ये दूसरी चीज़ है। लीनियर प्रोग्रामिंग में जो अपने अप्रोच में इस चीज़, ये एक हम लोग मान करके ही चलते हैं। तो वही रिसोर्सेज ये लिए जाएंगे, कंसिडर किए जाएंगे विच आर लिमिटेड इन सप्लाई, और उनको कैसे मैनेज करना है, उनको कैसे ऑप्टिमली यूटिलाइज करना है, ये देखना है। लीनियरिटी, अभी मैंने आपको ये हमने बात की थी पिछले स्लाइड में कि लीनियरिटी का मतलब क्या है। लीनियरिटी ऑफ बोथ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज वेल एज द कॉन्स्टेंट्स। प्रॉब्लम का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो भी ऑब्जेक्टिव हम अचीव करना चाह रहे हैं, उसे मैथमेटिकल फंक्शन की तरह से लिखा जाएगा, उसे एक मैथमेटिकल फंक्शन की तरह से लिखा जाएगा, और उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन लीनियर होगा, यानी कि वो एक लाइन की इक्वेशन की तरह से होगा, और कॉन्स्टेंट्स जो होंगे वो भी लीनियर होंगे। मतलब बेसिक ये हो गया कि चाहे जितने भी वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करें, और एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे कि ओआर में, ऑपरेशंस रिसर्च इज़ प्रैक्टिकल साइंस। प्रैक्टिकली उसमें कैसे ऑर्गेनाइजेशंस में जो भी प्रॉब्लम्स फेस की जा सकती हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश यहाँ पे की जाती है। तो यहाँ पर वेरिएबल्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है। देयर विल बी नो रिस्ट्रिक्शन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। आप जो है ऑर्गेनाइजेशन, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 2 प्रोडक्ट्स बना रहा है तो 2 वेरिएबल्स हो गए, कोई ऑर्गेनाइजेशन 10 प्रोडक्ट्स बना रहा है तो 10 वेरिएबल्स हो गए, कोई ऑर्गेनाइजेशन 50 प्रोडक्ट्स बना रहा है अलग अलग तो वो 50 प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं। 50 वेरिएबल्स यानी कि 50 अलग अलग वेरिएबल्स, उन 50 प्रोडक्ट्स को कितनी कितनी क्वांटिटी में बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, वो रिप्रेजेंट करेंगे। तो चाहे जितने भी वेरिएबल हों, 2 हों, 10 हों, 50 हों, लेकिन उनकी जो मैक्सिमम पावर है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। दिस इज़ द मीनिंग ऑफ लीनियरिटी ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज वेल एज द कॉन्स्टेंट्स। और ये जो लास्ट पॉइंट है जिसको दूसरे कलर से इसलिए लिखा गया है क्योंकि नॉट ओनली इन लीनियर प्रोग्रामिंग बट इन ऑपरेशंस रिसर्च ऑल्सो, ये एक चीज़ हमेशा हमको ध्यान रखना है। वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव इन नेचर, दे कैन बी ज़ीरो और पॉजिटिव, दे विल नेवर बी नेगेटिव। रेयर केसेस ऐसे हो सकते हैं जब हमको नेगेटिव वेरिएबल्स मिल सकते हैं, लेजिटिमेटली मिल सकते हैं, यानी कि प्रॉपर तरीके से भी मिल सकते हैं, और कभी कभी हमें नेगेटिव वैल्यूज़ का यूज़ करना हो, ऐसी सिचुएशन आ सकती है। लेकिन बहुत ही रेयर कंडीशंस में ऐसा होगा जब नेगेटिव मिलेंगे। क्यों? क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हम डिसाइड क्या कर रहे हैं, हम डिसाइड कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ये जो है हमारा वो 4 अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। पता ये करना है कि कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने के लिए या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए या कंट्रीब्यूशन मार्जिन को मैक्सिमाइज़ करने के लिए उन चारों प्रोडक्ट्स को कितना कितना बनाए। तो वेरिएबल हो गए, 4 वेरिएबल हो गए। लेट अस से हमारे 4 वेरिएबल जो हो गए वो उनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया x1, x2, x3 और x4 से। पहला प्रोडक्ट कितना बनाएंगे वो हो गया x1, दूसरा प्रोडक्ट कितना बनाएंगे, तीसरा प्रोडक्ट कितना बनाएंगे और चौथा प्रोडक्ट कितना बनाएंगे।
अब ऑब्वियस सी बात है, जो वैल्यू आप जब निकालेंगे, इनकी वैल्यूज जब कैलकुलेट करेंगे, तो x1 की वैल्यू सपोज पहला प्रोडक्ट कितना बनाएंगे, तो x1 आपने कहा 10 यूनिट आ रहा है या 50 आ रहा है, या नहीं बनाएंगे। हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज अगर करना चाहते हैं तो ये वाला जो प्रोडक्ट है तो इतना ये प्रॉफिटेबल है ही नहीं, इसको ना बनाया जाए वही ठीक है। तो ना बनाएंगे तो x1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये नहीं कह सकते हैं कि इसको हम -15 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे या -10 यूनिट प्रोड्यूस करेंगे, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शनल आंसर आ जाए वो भी हो सकता है, आप कहें कि इसकी वैल्यू जो है 15/4 आ रही है, तो ये हो सकता है कि भाई 15/4 का मतलब हो गया कि 3.25 यूनिट्स हो गई, 3.75 यूनिट्स हो गई, तो 3 और 4 के बीच में कुछ जो है वो ऑप्टिमम है, ये हो सकता है। लेकिन माइनस में हो जाए ये नहीं हो सकता है, या माइनस में अगर आ रहा है आंसर तो वो कम से कम इग्नोर कर देना पड़ेगा आपको, उसको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू नेगेटिव हो ही नहीं सकती है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है, कभी आंसर में इस तरह की कुछ चीज़ मिल रही है तो उसको चेक करना पड़ेगा। वेरिएबल्स विल ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव, वेरिएबल्स विल ऑलवेज बी नॉन नेगेटिव in linear programming in particular and also in operations research in general। जितने भी मॉडल्स हम लोग पढ़ेंगे उसमें ज़्यादातर केसेस में यही होगा कि वेरिएबल नॉन नेगेटिव ही होंगे, पॉजिटिव होंगे या ज़ीरो होंगे, उनकी वैल्यूज़ नेगेटिव नहीं हो सकती। देन divisibility or continuity of the variables when solving an LPP, the variables can also take non integral values also। तो इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया भी कि फ्रैक्शनल वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो वेरिएबल्स कंटिन्यूटी वाले वेरिएबल्स होंगे, कंटिन्यूस वेरिएबल्स होंगे, ये ज़रूर ऐसा नहीं है कि डिस्क्रीट वेरिएबल्स यहाँ पे हम हैंडल कर रहे हैं। एज फार एज अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स आर कंसर्न्ड, they are supposed to be deterministic, that is they are known for certain, and we say that means in the short run they are supposed to be constant। तो वेरिएबल दो तरह के हो गए, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल वेरिएबल्स क्या हैं, कितना हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कंट्रोलेबल है। अनकंट्रोलेबल वेरिएबल क्या है, रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं, ये अनकंट्रोलेबल है। तो रिसोर्सेज भी वेरिएबल हो सकते हैं। आपके पास 50 मैन आवर्स हैं हफ्ते में, आपने एक और हायर कर लिया किसी को तो बढ़ जाएंगे, कम हो गया मैन पावर कम हो गया तो घट भी सकता है शॉर्ट रन में, लेकिन हम उसको कांस्टेंट मान करके चलते हैं और वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए उसको हम अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स मानते हैं। बार बार आप रेगुलरली आप या फ्रीक्वेंटली आपके पास जितने मैन पावर है उसको आप चेंज नहीं करेंगे। आपके पास मशीन और जितने हैं तो बार बार आप मशीन नई नहीं लगाएंगे या पूरा बेच नहीं देंगे या उसको ये सारी चीज़ें आप नहीं करेंगे। तो ये सारे जो हैं वेरिएबल्स वो कांस्टेंट रहते हैं कम से कम शॉर्ट रन में। देन क्या चीज़ें इसका मतलब हो सकती हैं, जैसा कि अभी मैंने बताया एग्जांपल्स ऑफ अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स क्या हैं, द मैग्नीट्यूड और क्वांटम ऑफ ईच रिसोर्स अवेलेबल। तो मैन पावर है, मशीन और है, मैन आवर्स हैं, मशीन आवर्स हैं, कोई भी चीज़ है इस तरह की चीज़ है तो वो अनकंट्रोलेबल है। टेक्नोलॉजिकल कोएफिशिएंट्स हैं, तो कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो डेटा है वो अनकंट्रोलेबल मानेंगे। इनपुट में कुछ भी चीज़ें आ रही हैं जो आउटपुट रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर ये कहा जा रहा है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपको मैन्युफैक्चर करना है और मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपका जो है वो ये कह रहा है कि इसकी इतनी यूनिट्स की डिमांड है, तो वो अनकंट्रोलेबल वेरिएबल होगा, आउटपुट कोएफिशिएंट में वो आएगा। देन इसके ये तो बेसिक एक बैकग्राउंड है लीनियर प्रोग्रामिंग का। अब कुछ एप्लीकेशंस समझ लें, कहाँ कहाँ हम एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में या मैनेजमेंट में हम कहाँ कहाँ इसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं। एज यू कैन सी, चाहे प्रोडक्शन हो, चाहे फिनेंस हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, सब जगह लीनियर प्रोग्रामिंग का एप्लीकेशन किया जाता है। ऑब्वियसली ओआर में मैंने आपसे ये बात कही थी कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट या ऑपरेशंस मैनेजमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है लीनियर प्रोग्रामिंग का। तो उसी तरीके से ऑपरेशंस रिसर्च का, तो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल का भी प्रोडक्शन या ऑपरेशंस में ही सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन हाँ फिनेंस और मार्केटिंग और एचआर में भी उसको यूज़ करते हैं। तो एलपी इज़ कंसिडर्ड अ वेरी वर्सेटाइल टेक्निक, एक बहुत ही वर्सेटाइल टेक्निक है, यानी कि कई जगह यूज़ किया जा सकता है। कैपेबल ऑफ हैंडलिंग अ लार्ज वैरायटी ऑफ मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स, बी इट इन प्रोडक्शन, फिनेंस, मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स। जैसे प्रोडक्शन में ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स, और आपके सिलेबस में ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि लीनियर प्रोग्रामिंग में प्रोडक्ट मिक्स प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जाएंगी।
और कई सारे अगर पुराने क्वेश्चन पेपर्स आप उठा करके देखेंगे तो कई सारे इस तरह के मॉडल प्रॉब्लम्स आपसे पूछी गई हैं, जिसमें कि सिचुएशन दी हुई, रिसोर्सेज के बारे में दिया हुआ, और आपसे पूछा जाता है कि कंपनी 2-3 कुछ प्रोडक्ट्स बना रही है, आप कितना कितना उसको मैन्युफैक्चर करेंगे ये बता दीजिए। चाहे प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करने का की सिचुएशन दी जा सकती है, चाहे कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैक्सिमाइज़ करने की सिचुएशन दी जा सकती है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन मैक्सिमाइज़ होगा तो प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज़ हो ही जाएगा। चाहे कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने की सिचुएशन दी जा सकती है। हर केस में ऑप्टिमल प्रोडक्ट मिक्स क्या है। जिस तरह से एक टर्म मैंने अभी आपसे कहा था कॉन्स्ट्रेंट्स इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से एक टर्म ये ऑप्टिमल टर्म जो है ये ऑपरेशन रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। फ्लूइड ब्लेंडिंग फ्लूइड में कई सारी चीज़ें हैं, तो उसमें कितने कितने वॉल्यूम में कितनी कितनी फ्लूइड अलग अलग तरह की उसको मिक्स किया जाए। जैसे कि जनरल ब्लेंडिंग प्रॉब्लम्स जो हैं, ब्लेंडिंग ऑफ लिकर, ब्लेंडिंग ऑफ प्रोटीन्स, कैलोरीज एट्सेट्रा टू प्रिपेयर बेबी फूड, ये अलग अलग तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ पर कितना कितना कहीं भी कुछ मिक्सचर है और कोई चीज़ अचीव करनी है तो कितना कितना ब्लेंडिंग किया जाए। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, एक प्रोडक्शन शेड्यूल पूरा आपको बनाना है, किस मशीन पर कितना कितना कब कब मैन्युफैक्चर होना है, ये प्रोडक्शन शेड्यूल। प्रोडक्शन प्लानिंग, हर जगह प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इसको यूज़ किया था। फिनेंस में पोर्टफोलियो सिलेक्शन, पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट वो सेलेक्ट करना है, तो कितना कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, ये फिनेंस में होता है। प्रॉफिट प्लानिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। मार्केटिंग में मीडिया सिलेक्शन, यानी कि मार्केटिंग मीडिया या एडवर्टाइजिंग मीडिया का सिलेक्शन अगर करना है तो कहाँ आपको प्रिंट मीडिया में एडवर्टाइजमेंट देना है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देना है या होर्डिंग्स लगानी है, इस तरह से अलग अलग केसेस में कितना कितना कहाँ पर इन्वेस्ट लगाया जाए पैसा किस पर्टिकुलर मीडिया में, इसके लिए एलपी अप्रोच यूज़ की जाती है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स वहाँ भी यूज़ किया जाता है, मार्केट शेयर के लिए यूज़ किया जाता है। एंड ऑल्सो डिसाइडिंग अपॉन द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा चैनल कितना इफेक्टिव है उसके बेसिस पर। पर्सनल में, एचआर में, दिस फील्ड हैज़ वेरी फ्यू एप्लीकेशंस ऑफ एलपी, द मेन ऑफ देम बीइंग स्टाफिंग। तो स्टाफ आपके पास जो भी है, जो भी पर्सनल है, जो भी वर्कफोर्स है, उसको कहाँ कैसे कैसे एलोकेट किया जाए, इसके लिए यूज़ किया जाता है। असाइनमेंट प्रॉब्लम एक अच्छा मॉडल है, अच्छा एक एक्सटेंशन है लीनियर प्रोग्रामिंग का, जिसमें कि जो कि ये चीज़ हमको बताता है। OR also has a number of applications in the field of agriculture, both at macro and micro levels. तो इस तरह से हर फील्ड में एक्चुअली OR और लीनियर प्रोग्रामिंग का एप्लीकेशन करते हैं। अब किस तरीके से ये चीज़ करेंगे, इसके लिए जो आगे और कैसे हम लोग आगे प्रॉब्लम्स ले करके बढ़ते हैं, इसके लिए जो चीज़ें हैं और कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें आगे के सेशंस में हम लोग देखेंगे। तो विल मीट अगेन, थैंक यू।